दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी हुई कहानी जंक्शन। अगर कोई भी मुझे उस वक्त देखता तो पाता कि मैं कितने इत्मीनान और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा हूँ। इतनी शान मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह बात अलग है कि गर्म ओवरकोट उधार लिया हुआ था। राजनंदगांव से जबलपुर जाते समय एक मित्र ने कृपापूर्वक उसे प्रदान किया था। इसमें संदेह नहीं कि समाज में अगर अच्छे आदमी न रहे तो वह एक क्षण न चले। सिगरेट पीते हुए मैं मुसाफिर खाने की तरफ देखता हूँ। वहाँ आदमी नहीं, आदमी नुमा गंदा सामान इधर उधर बिखेर दिया गया है। उनकी तुलना में सचमुच में कितना शानदार हूँ। अनजाने ही मैं अकड़ कर चलने लगता हूँ और किसी को ताव बताने की, किसी पर रोब झाड़ने की तबीयत होती है। इन सब टूटे हुए अक्षर जैसे लोगों के बीच गुजर कर अपने को काफ़ी ऊंचा और प्रभावशाली समझने लगता हूँ। सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास पैसे भी हैं। अगर कोई भिखारी इस समय आता तो मैं अवश्य ही उसे कुछ प्रदान करता, लेकिन भिखारी बेवकूफ़ थोड़े ही था जो वहाँ आए। वहाँ तो सभी लगभग भिखारी थे। सोचा कि ट्रक खोलकर सामान निकालकर कुछ जरूरी चिट्ठियाँ लिख डालूं। मैंने एक सम्मानीय नेता को इसी प्रकार समय सदुपयोग करते हुए देखा था। अभी उजाला काफ़ी था, 2-4 चिट्ठियाँ रगड़ी जा सकती थी। ट्रक के पास में गया भी, उसे खोल भी दिया, लेकिन कलम उठाने के बजाय मैंने पीतल का एक डिब्बा उठा लिया। ढक्कन खोल कर मैंने उसमें एक गाकर लड्डू निकाला और मुंह में भर लिया। बहुत स्वादिष्ट था वह। उसमें गुड़ और डालडा घी मिला हुआ था। इसी बीच मुझे कुछ घर के बच्चों की याद आई और मैंने दूसरा लड्डू मुंह में डालने की प्रवृत्ति पर पाबंदी लगा दी। तभी मुझे गांधी जी की याद आई। क्या सिखाया उन्होंने, पर दुख कातरता, इंद्रिय संयम। पर मैं क्या कर रहा हूँ? यद्यपि लड्डू मेरे लिए ही दिए गए हैं और मैं पूर्णतया उन्हें खाने का नैतिक अधिकार भी रखता हूँ, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आधा आधा ही दिया गया है? फिर मैं तो एक खा चुका हूँ। पानी पीने के लिए निकलता हूँ। मुसाफिर वैसे ही ठिठुरे ठिठुरे सिमटे सिमटे बैठे हैं। उनके पास गर्म कोट तो क्या, साधारण कपड़े भी नहीं हैं। उनमें से कुछ बीड़ी पी रहे हैं। किसी के पास गर्म कोट नहीं है सिवा मेरे। मैं अकड़ता हुआ स्टॉल पर पानी की तलाश में जाता हूँ। मैं पूर्ण आत्मसंतोष का आनंद लाभ करता हुआ वापस लौटता हूँ कि तभी इस कार्यक्रम के बाद कौन सा महान कार्य करूँ। दूर से देखता हूँ कि सामान सुरक्षित है। शाम डूब रही है, अंधेरा छा गया है। अभी कम से कम 4 घंटे यहीं पड़े रहना होगा। एक पोर्टर से बात करते हुए कुछ समय और गुजार देता हूँ और फिर होल डाल निकाल कर बिस्तर बिछा देता हूँ। सुंदर गुलाबी अलवान और खुशनुमा कंबल निकाल पड़ता है। मैं अपने को वाकई भला आदमी समझने लगता हूँ। यद्यपि यह सच है कि दोनों चीज़ों में एक भी मेरी अपनी नहीं है। और कोट समेत मैं बिस्तर पर ढेर हो जाता हूँ। टूटी हुई चप्पल बिस्तर के नीचे सिर के पास इस तरह जमा कर देता हूँ मानो वह धन हो। धन तो वह है ही, कोई उसे मार ले तब पता चलेगा। गुलाबी आलवन ओढ़ कर पड़ा रहता हूँ। अभी तक स्टेशन पर कपड़ों के मामले में चुनौती देने वाला कोई नहीं आया। शायद यह इलाका बहुत गरीब है। कभी भी एक भी खुशहाल सुंदर परिपुष्ट आकृति नहीं दिखाई दी। कैसा मनहूस प्लेटफार्म है। मेरे बिस्तर के पास एक सीमेंट की बेच है। वह गठरिया रखी हुई है। सोचता हूँ उस पर अपना ट्रक क्यों न रख दूँ। गठरियाँ नीचे भी डल सकती है। ट्रक उनसे उतना चीज है, उसे साफ सुथरी बेच पर होना चाहिए, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होती। कड़ाके का जरा है। हलवान के बाहर मुंह निकालने की तबीयत नहीं हो रही है, लेकिन नींद भी तो आंखों से दूर है। विचित्र समस्या है।
खुद ही अकेले में अपने को अकेले ही शानदार समझते रहो, इससे क्या डरा है। शान का संबंध अपने से ज़्यादा दूसरों से है, अब मालूम हुआ, लेकिन किस मुश्किल में। उसी बीच एकाएक न मालूम कहाँ से 4 फीट का एक गोरा चिट्टा लड़का सामने आ जाता है। वह टेरोलिन का कुर्ता पहने हुए है, खाकी चड्डी है, चेहरा लगभग गोल है। गोरे चेहरे पर भौं की धुंधली लकीर दिखाई देती है, या उसका रंग भी गोरा है। वह सामने खड़े खड़े ही एक चमड़े के छोटे से बैग की ओर इशारा करते हुए कहता है, साहब जरा ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। एकाएक इस तरह किसी का आकर कुछ कहना मुझे अच्छा लगा। उसकी आवाज़ कमज़ोर है, लेकिन वह आवाज़ में भले घर की झलक है। उसके साफ सुथरे कपड़ों से यह भी बात झलकती है कि मैं हाँ कह ही रहा था कि उसके पहले लड़का चला गया। मैं उसके बारे में सोच रहा, न जाने क्या। आधे घंटे बाद वह फिर आया और चुपचाप चमड़े के बैग के पास जाकर बैठ गया। सर्दी के मारे उसने अपनी हथेलियाँ खाकी चड्डी की जेब में डाल रखी थी। मैंने गुलाबी अलवान के नीचे से मुंह उठाकर उसे देखा। भले ही वह टेरिलिन की बुशर्ट पहने हो, वह खूब ठिठुर रहा था। बुशर्ट के नीचे एक अंडरवियर था, बस उसके पास ओढ़ने बिछाने के कपड़े नहीं थे। कुछ कौतूहल और चिंता से मैंने पूछा, तुम ओढ़ने के कपड़े लेकर क्यों नहीं आए? कितना जाड़ा है, ऐसे कैसे निकल आए? उसने जो उत्तर दिया उसका आशय यह था कि यहाँ से करीब 50 मील दूर शहर बालाघाट में एक बारात उतरी थी। उसमें वह अपने घर वालों और दूसरे रिश्तेदार भी थे। एक रिश्तेदार वहाँ से आज ही नागपुर चल दिए, लेकिन अपना चमड़े का बैग भूल गए। चूँकि वहाँ वालों का मालूम था कि गाड़ी नागपुर वाली उस स्टेशन से बहुत देर से छूटती है, इसलिए उन्होंने इस लड़के के साथ यह बैग भेज दिया। लेकिन यह लड़का कह रहा है कि रिश्तेदार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो 2 बार प्लेटफार्म के चक्कर काट आया है। शायद वे संबंधी महोदय बस से नागपुर रवाना हो गए और अब चमड़े का बैग संभाले हुए यह लड़का सर्दी में ठिठुरता हुआ यहाँ बैठा है। वह भी मेरी 12:30 बजे वाली गाड़ी से बालाघाट पहुँच जाएगा। यह गाड़ी वहाँ रात के 1:30 बजे पहुँचती है। कड़ाके का जाड़ा और रात के 1:30। मैंने कल्पना की कि इसकी माँ पोर्ड है या वह उसकी सौतेली माँ है। आखिर उसने क्या सोचकर अपने लड़के को इस भयानक सर्दी में बिना किसी खास इंतजाम के एक जिम्मेदारी दे कर रवाना कर दिया। मैंने फिर लड़के की तरफ देखा। वो मारे सर्दी के बुरी तरह ठिठुर रहा था और मैं अपने अलवान और कंबल का गर्म सुख प्राप्त करते हुए आनंद अनुभव कर रहा था। मैं बिस्तर में उठ पड़ा, ट्रंक खोला, उसमें से डबल रोटी के 2 टुकड़े निकले। फिर सोचा एक लड्डू भी निकाल लूं, किंतु यह विचार आया कि लड़का टेरिलिन की बुशर्ट पहने हैं, फिर लड्डू गुड़ के हैं, वो उसका अनादर कर सकता है। उसके हाथ में डबल रोटी के 2 टुकड़े और चाय वाले से लिया एक चाय का कप देते हुए कहा, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, लो इसे लो। नहीं नहीं, मैंने अभी बीजिए खाए हैं। और लड़के के नन्हे हाथों ने तुरंत ही लपक कर उसे ले लिया। उसको खाते पीते देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। मैंने पूछा, बालाघाट से कब चले थे? 3 बजे। 3 बजे से तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं तो 2 आने के भजिए खाए थे, चाय पी थी। मेरा ध्यान फिर उसके माता पिता की ओर गया। मैं मन ही मन उन्हें गालियां देने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने लड़के से कहा, आओ बिस्तर पर चले आओ, 10:30 बजे उठा दूंगा। लड़के ने तुरंत ही चमड़े के अपने कीमती जूते के बंद खोले, मोजे निकाले, सिराने रख दिया और बिस्तर के भीतर पड़ गया। मैं ट्रंक के पास बैठा हुआ था। लड़का मेरे बिस्तरे पर, मैं खुद जाड़े में। वह गर्मी महसूस करता हुआ, किंतु मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ था। कितना भोला विश्वास है उसके चेहरे पे।
और मैं सोचने लगा कि मनुष्यता इस भोले विश्वास पर चलती है और इस भोले विश्वास के वातावरण में ही कपट और छल करने वाले पनपते हैं। मेरे बदन पर और कोट था, लेकिन अब वह कोई गर्मी नहीं दे रहा था। मैं फिर से टी स्टॉल पर गया, फिर एक कप चाय पी और मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचने लगा। मान लीजिए इस लड़के के पिता ने दूसरी शादी कर ली है, इस लड़के की माँ मर गई है और जो है वो सौतेली है। अगर अभी से वह लड़के की इतनी उपेक्षा करती है तो हो चुकी अच्छी तालीम, क्या पता इस लड़के का भाग्य क्या हो। लड़के ने मेरी दी हुई चीज लपक कर ली थी, मुझ पर खूब गहरा विश्वास कर लिया था। क्या यह इसका सबूत नहीं है कि लड़के के दिल में कहीं कोई जगह है? जो कुछ मांगती है, कुछ चाहती है, ईश्वर करे उसका भविष्य अच्छा बने। इन्हीं ख्यालों में डूबता उतरता मैं अपने बच्चों को देखने लगा, जो घर के दरवाजे बंद करके भी तेज सर्दी महसूस कर रहे होंगे। उनके पास रजाई भी नहीं है, तरह तरह के कपड़े जोड़ जोड़ कर जाड़ा निकालते हैं। इसी समय घर सुना होगा और वह मेरी याद करते बैठे होंगे। बच्चे और उनकी माँ जो सिर्फ भात खाकर मोटी हुई जा रही है, लेकिन चेहरा पर पीलापन है। मैंने बच्चों को सिखा दिया है कि बेटे कभी इच्छा में दृष्टि से दुनिया को मत देखना। वह मामूली इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती और चाहे जो करो। मौका पड़ने पर झूठ बोल सकते हो, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारे गरीब माँ बाप थे। तुम्हारी जमीन धूल और पत्थर से बनी यह भारत की धरती ही नहीं है, वह है गरीबी। हाँ, गरीबी। तुम कटे फटे दागदार चेहरे वालों की संतान हो, उनसे द्रोह मत करो, उनके इन लोगों को मत त्यागना। प्रकृतिवाद तो मैंने अपने घर से ही शुरू कर दिया था। मेरे बड़े बच्चे को यह कविता रटा दी थी। जिंदगी की खोक में जन्मा नया इस्पात, दिल के खून में रंग कर। जिंदगी की खोक में जन्मा नया इस्पात, दिल के खून में रंग कर। तुम्हारे शब्द मेरे शब्द, तुम्हारे शब्द मेरे शब्द। मानव देह धारण कर, मानव देह धारण कर। अरे चक्कर लगा लगा घर घर, सभी से कह रहे हैं। अरे चक्कर लगा घर घर, सभी से कह रहे हैं। सामना करना मुसीबत का बहुत तनकर, बहुत तनकर। खुद को हाथ में रख कर उपेक्षित काल पीड़ित सत्य गो के यूथ, उदासी से भरे गंभीर मटमैले गौ चेहरे। उन्हीं को देखकर जीना की करुणा करने की माँ है, की करुणा करने की माँ है। बाकी सब कुआसा है, बाकी सब कुआसा है। धुआंसा है, धुआंसा है, धुआंसा है। लेकिन यह थोड़े ही है कि लड़का मेरी बात मान ही जाएगा। मनुष्य में कैसे परिवर्तन होते हैं? संभव है वह थानेदार बन जाए और डंडे चलाए, कौन जानता है। मैं अपनी ही कविता का मजा लेता हुआ और भीतर झूमता हुआ वापस लौटता हूँ। उस वक्त मुझे सर्दी कम महसूस होने लगती है। बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और गुलाबी अलवान और नरम कंबल के नीचे सोए हुए उस बालक की शांति निंद्रित मुद्रा को मग्न अवस्था से देखने लगता हूँ और मेरे हृदय में प्रसन्न ज्योति जगने लगती है कि इसी बीच मुझे बैठ जाने की तबीयत होती है। पास वाली सीमेंट की बेंच पर जरा टिक जाता हूँ और बाई और रेलवे अहाते के पार देखने लगता हूँ। बाई और बेंच पर रखी गठरियों के पास बैठे हुए एक दूसरी आकृति की ओर ध्यान जाता है। हरी धारी वाला एक सफेद शर्ट पहने वह बालक है जो एक घुटनों की छाती से चिपकाए बैठा है। वहां से बाहों से उसने अपने घुटने को छाती से जकड़ लिया है और ऊपर वाली बीच की पोली जगह में अपना मुंह फंसा लिया है। मुंह उसका
मुझे दिखता नहीं, सिर्फ उसका सिर और बाल दिखते हैं। वह न मालूम कब से वैसा बैठा है और टिटरा टिटरा गठरियों के बीच। वह खुद गठरी बनकर लुप्त सा हो गया है। अगर मैं अपने लड़के को आज रात को सफर कराता तो शायद वह भी इसी तरह बैठता। क्यों बैठता? मैं तो उसका इंतजाम करके भेजता किसी भी तरह, क्योंकि मेरे और बिस्तर के बाहर आकर खड़ा हो गया, चुस्त और मुस्तैद। और फिर अपनी उसी कमजोर पतली आवाज में कहा, टिकट घर खुल गया होगा? मैंने पूछा, टिकट के लिए पैसे हैं या दूं? नहीं नहीं, वह सब मेरे पास है। यह उसने इस तरह कहा जैसे वह अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकता हो। वह चला गया। मुझे लगा कि टेरी लिन की बुसट वाले इस बालक को दूसरों की सहायता का अच्छा अनुभव है और वह स्वयं एक सीमा तक छल और निश्चलता का विवेक कर सकता है। मेरा बिस्तर खाली हो गया और अब मैं चाहूं तो बेंच के दूसरे छोर पर घुटनों के मुंह ढापे इस दूसरे बालक को आराम की सुविधा दे सकता हूं। और मैं अपने मन में निशंग अंधकार से कहता जाता हूं, उठो उठो, उस बालक को बिस्तर दो। लेकिन मैं जड़ हो गया हूं और मेरे अंधेरे के भीतर एक नाराज और सख्त आवाज सुनाई देती है, मेरा बिस्तर क्या इसलिए है कि सार्वजनिक संपत्ति बने? ऐसे न मालूम कितने ही बालक हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। मैं बेंच के किनारे पर से उठ पड़ता हूँ और टी स्टॉल पर जाकर एक कप चाय पीता हूँ। सर्दी मेरे बदन में कुछ कम होती है और फिर से अपना सामान की तरफ रवाना होता हूँ। सीमेंट की ठंडी बेंच के किनारों पर घुटनों के मुंह ढापे हुए उस बालक की आरकती मुझे दूर से ही दिखाई देती है। क्या वह सर्दी से टुटुर कर मर तो नहीं गया? लेकिन पास पहुंचकर भी मैं उसे हिलाता डुलाता नहीं, उसे जानने की कोशिश नहीं करता, न उसके चारों ओर चुपचाप हलवान डालने की कोशिश करता। सोचता हूँ करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। आश्चर्य है कि भीतर से इतना जड़ हो गया हूँ। कौन सी वह भीतरी पकड़ है जो मुझे वैसा करने से रोकती है? मैं टिकट खरीदने वाला टेरी लोन वाले लड़के की राह देखता हूँ। वह अब तक क्यों नहीं आया? कि एकाएक यह ख्याल पूरे जोर के साथ कूद उठता है, अगर मैं ठंड से सिकुड़ते हुए इस लड़के को बिस्तर दूं तो मेरी दूसरे की ली हुई ही क्यों न हो सही यह कीमती अलवान और यह नरम कंबल और यह दूधिया चादर खराब हो जाएगी, मैली हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि साफ दिखाई देता है यह लड़का अच्छे खासे साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहने हुए तोड़े हैं। मुद्दा यह है कि वह दूसरे और निचले तबके के लोगों की पैदावार है। मैं अपने भीतर ही नंगा हो जाता हूँ और अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक उस वक्त घड़ी ठीक 12 बजा रही थी और गाड़ी आने में अभी आधा घंटे की देरी थी। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। वहां तक हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शब बखेर, शुभ रात्रि, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।